जो भी बच्चे अगर जेआरएफ लिखना चाहते हैं तो उनको कौन सी बुक से शुरुआत करनी चाहिए? मेरे सीनियर ने बताया था कि IEEE पढ़नी है। सबसे पहला पड़ाव जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसका अंदाजा होना चाहिए। यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, इस पेज से क्वेश्चन आया है। अगर सोचें कि मुझे कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती तो फंसेंगे। नहीं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी इस पेज में इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या पढ़ना है उससे ज्यादा कभी कभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या छोड़ना है। थ्योरी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, द इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये सब कुछ पूछा गया है फिलिप वाला। कोशिश करें कि एक चैप्टर के अंदर कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हर एक पैरा लग रहा है, उसमें से क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्या क्वेश्चन बनाता। ऐसे ग्रुप्स में रहोगे जहाँ डेली के 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप सिर्फ उसको देख लोगे अपने फ्री टाइम में, आपका रिवीजन होता जाएगा। अगर आप कोई से भी धर्म से हो तो आपकी धर्म की एक बुक होती है, वैसे ही अगर आप सोइल साइंस से हो तो हमारी सोइल साइंस की गीता कहा जाने वाली IEEE है। बिल्कुल। अब जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी शुरू करते हैं, चाहे वो सोइल साइंस जेआरएफ की शुरू करें या कोई भी अगर रेफरेंस बुक पढ़ना चाहें, तो उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है दिवाकर भाई कि IEEE क्या है और कैसे पढ़नी है हमें। एग्जैक्टली। तो मैं और दिवाकर भाई इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे एज ए सीनियर्स आप लोगों को कि भाई कैसे IEEE को पढ़ना है, किन चीजों पे फोकस ज्यादा करना है, किन चीजों को छोड़ देना है और कहाँ कहाँ ज्यादा हाईलाइट करना है, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में। तो अगर आप IEEE के बारे में सोच रहे हैं तो आपने देखी होगी 2 बुक्स, और वो है, एक है IEEE जो इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस एंड इंट्रोडक्शन, और दूसरी है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस IEEE। ये पुराना एडिशन है और ये जो है वो थोड़ा नया एडिशन है। आई थिंक 2015 का एडिशन। हाँ, 2015 का एडिशन है। अब 2015 का एडिशन में कुछ चीजें ऐड हुई है। अब आपके दिमाग में चीजें आ रही होगी कि हम शुरुआत किससे करें। बिल्कुल। तो जो भी बच्चे, दिवाकर भाई आपको क्या लगता है कि जो भी बच्चे अगर जेआरएफ लिखना चाहते हैं तो उनको कौन सी बुक से शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है सर पहले फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस से शुरुआत कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, अगर आपको लगता है कि अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो पहले तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको PDF मिल सकते हैं, क्योंकि आजकल मुझे लगता है रिसोर्सेज इतने ज़्यादा इंटरनेट पर फैल चुके हैं कि आपको मिल सकते हैं। अगर ये नहीं मिल पाती, अवेलेबल नहीं हो पाती, तो आप इसे भी ट्राई करें। ये ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक हो, या सब कंटेंट है, ईजी लैंग्वेज में ही है। अगर अवेलेबिलिटी ना हो तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, दिस इज नो इशू। एब्सोल्युटली। लाइक अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो बेस्ट है हमारी पुरानी गीता जी, और अगर उससे और ज्यादा पाइल अप करना चाहते हैं, मुझे और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, तो आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अब अपन समझते हैं कि इस IEEE को, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की जो फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस है, जिनको आप सर गीता 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 बोल रहे हो, तो वो पढ़ना कैसे है ये तो बताओ। अब ये आपको 700+ पेजेस की बुक है, आपको ये लगेगा कि यार इतनी मोटी बुक है, इसमें तो इतना सारा रिसर्च है, इसमें तो ये है वो है, इसकी लैंग्वेज भी ऐसी है, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। आप ये बुक देख के ही डर जाओगे कि यार ये बुक तो इतनी मोटी है, इसमें लगभग एग्जैक्टली 724 पेज है, मैं कैसे पढ़ूंगा, इसमें तो इतने सारे चैप्टर्स हैं। तो इसका आसान तरीका है, बिकॉज इसको पढ़े बिना देयर इज नो लाइक शॉर्टकट कि आप जेआरएफ में अच्छा स्कोर कर लोगे। बिल्कुल सर, ये तो सबसे ज़्यादा एसेंशियल्स हैं। और आप आई थिंक अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से इस वीडियो को देख रहे हैं, सोचा है कि सॉइल साइंस से प्रिपेयर करनी चाहिए, तो दिमाग में घुस जानी चाहिए बात कि ये पढ़नी है। क्योंकि मुझे लगता है, आई थिंक मैं थर्ड ईयर में था तब मुझे किसी मेरे सीनियर ने बताया था कि IEEE पढ़नी है। और कई सारे स्टूडेंट्स को सर ड्रॉप कर रहे होते हैं, तब जाके पता चलता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके शुरू करें इस किताब को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और आगे कभी ना कभी तो आपको, अगर सॉइल साइंस से जुड़े हैं तो इस किताब से जुड़ना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिवाकर भाई क्या करना चाहिए अपने को? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि सबसे पहले आप माइंड मेकअप करें, ब्लूप्रिंट बनाएं कि किस रास्ते पे जाना है। तो उस रास्ते में सबसे पहला पड़ाव जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसका अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। पैटर्न्स काफ़ी बदल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर्स क्वेश्चंस आते हो। आजकल आप देखेंगे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी दिखेंगे आपको, और आपको काइजेशन रीजंस भी दिखेंगे। तो पहले ही दिमाग बन जाना चाहिए कि अगर आप लाइनें पढ़ते हैं बुक्स की, तब आपको हैबिट होने लगती है कि लंबे सेंटेंसेस को पढ़ने की। आपका दिमाग उन चीज़ों के लिए कैपेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि मैं छोटा सा क्वेश्चन आएगा, मैं 4 में से एलिमिनेट कर दूंगा। और अब चीज़ें बदल गई हैं। क्वेश्चंस NTA को भी समझ आता है कि ऐसे ऑप्शंस नहीं देंगे हम कि भाई आप देखते ही समझ जाएंगे आंसर हो गया। काफ़ी चीज़ें जो है आजकल सोच समझ के बनाई जाने लगी हैं। तो आप थोड़ा सा संभलें, उस चीज़ को पहले देख लें कि अभी लेटेस्ट पिछले साल में क्या आया है, उससे पहले क्या है। एटलीस्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप देखें, और अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं। सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सभी तरह के पिछले सालों के, ना सिर्फ JRF SRF सभी तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। राइट। अगर आप सोच रहे हैं ना, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ये सब्जेक्ट से तैयारी करनी है, सबसे पहले आप उसी के PYQs उठाओ। अब बच्चों के साथ ये डिप्रेशन होता है दिवाकर भाई कि वो कहते हैं सर
जेआरएफ का पेपर उठा लिया, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, शायद ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, पहले आपने ये उठाया ना तो आपको ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। बच्चा क्या करता है, गलती करता है, वो पूरी बुक पढ़ लेता है, फिर लास्ट के 3 महीने में जाके प्रीवियस ईयर पेपर देखता है, तब उसको पता ही नहीं है जब बुक पढ़ रहा था कि भाई कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, कौन सा पैरा इंपॉर्टेंट था, उसको कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन आइडिया होने के लिए टॉपर स्ट्रेटेजी यही बोलती है, सबसे पहले पीवाईक्यूज उठाओ, उनको डिटेल से देखो। अब आपने एक बार देख लिया, अब उनकी जो आपकी बुक है उसमें ये सिलेबस देखो अच्छे से कि भाई आपका वेदरिंग फॉर्मेशन है, सॉइल सर्वे है, ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में है। अब जहां से आपने देखा ना, लेट्स से आपने सॉइल वाटर का एक क्वेश्चन देखा पीवाईक्यूज में, उस क्वेश्चन को आप क्या करो, डायरेक्टली हाईलाइट कर लो। जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये हमारी बुक थी जिसमें एसआरएफ 2023 में जैसे इंट्रिंसिक परमेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप उस चीज को हाईलाइट कर लो ताकि आप जब भी पढ़ो उस चैप्टर को आपको सामने आ जाए। और जब मुझे लगता है दिवाकर भाई कि जब आप ऐसे चीजें देखते हो ना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तब आप ऑटोमेटिकली दिमाग उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है कि यार थोड़ा ज्यादा अटेंटिव रहता है उस चीज के लिए। भाई 2023 लिखा हुआ है तो चांसेस हैं कि 2024 में आएगा। हाँ। और आप देखेंगे, आपको सच में फील होगा कि कम से कम 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे एग्जाम में जहाँ फील होगा कि अरे यार ये तो पिछले सालों में आया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको अपनी जर्नी की शुरुआत भी इससे करनी है। और मैं कहता हूँ सर, आप जब खत्म कर रहे हैं, आप लगाए तो एग्जाम आ ही गया, तब भी आपको एक बार फिर से पीवाईक्यू देखना है, क्योंकि पीवाईक्यू इज समथिंग, यहाँ से तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर आ गया है पिछले सालों में तो ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन तो सही जाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत इसेंशियल पार्ट हो जाता है ये चीज। हमारे टाइम पे लगभग 20 क्वेश्चन एसआरएफ में 20 क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम नया पेपर दे रहे हैं या फिर पुराने का रिवीजन करवा रहे हैं लोग। तो अगर वहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है ना, तो फिर आप डेंजर में हो। क्यों? क्योंकि बाकी सारे आपका जो भी कंपटीशन है उसको वो क्वेश्चन तो पता ही होगा ना यार। तो वहां से रिस्क ना ले, इसलिए आईटर प्रेस में मार्क करें। और जब मार्क करते हो, लेट से आपने इस पेज पे मार्क किया, तो आप ये तो श्योर हो कि अब एक एक लाइन आप ढंग से पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, इस पेज से क्वेश्चन आया है। तो हो सकता है इस सेम क्वेश्चन अब भी पूछा जाए, तब भी वापस दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप उसके लिए आपका ना दिमाग, हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता कि हम एक बुक पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, नहीं। हमारा दिमाग काम करता है रिस्क और रिवॉर्ड पे। हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, हमें अगर रिवॉर्ड मिल रहा है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई काम करते हो, आपका उसका मेहनताना उसी समय मिल गया, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ आपने किसी के लिए काम किया, आपको थैंक यू भी कोई बोल दे तो आपको अच्छा लगता है। थैंक यू ना बोले यार ठीक है, काम किया, अगली बार करने का मन नहीं करता। तो वैसा ही आपके साथ होता है कि आपको अगर क्वेश्चन दिख गया, अरे हाँ यहाँ से तो क्वेश्चन आ रखा है, तो आप और ज्यादा अटेंटिव हो जाते हो। तो वो चीज बड़ी जरूरी है। नेक्स्ट है दिवाकर भाई कि अगर बच्चा कोई भी ये सोचे कि मुझे तो IEEE के अलग से नोट्स बनाने हैं, बहुत टाइम लग जाएगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा सर, क्योंकि आपको कई जगह दिखेंगे कि अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बनाते बनाते अगर लंबा टाइम है आपके पास, तो लग रहा है कि यार तो खूब टाइम पड़ा है, फिर भी मुझे लगता है कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे बेटर यही है कि आप हाईलाइट करें, हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे, बुक के अंदर ही मेंशन करें, टिक करें। आपको खुद प्राउड फील होगा जब उस किताब को देखेंगे, यार ये मेरी किताब है, दिखता है। अभी हमने सुधीर सर की बुक देखी तो दिख रहा था कि हाँ ये सुधीर सर की बुक है, क्योंकि उसमें इतना काम किया हुआ है, उतना सब कुछ, इतनी सारी चीजें मेंशन की गई हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और एग्जाम के वक्त में आपको वो चीज कॉन्फिडेंस देती है कि यार दम लगा के हमने पढ़ा है उसे। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब एग्जाम लास्ट में होता है ना, तो आप 10 नोटबुक्स उठा के नहीं देख पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एग्जाम तक तो 1-2 नोटबुक खो भी जाती है, या आपके दोस्त भी ले जाते हैं। लेकिन अगर आप IEEE में ही सब कुछ रखोगे कि भाई आपको नोट्स नहीं बनाने, IEEE अपने आप में एक नोट्स है यार। ऐसा नहीं है कि भाई IEEE के अलग से नोट्स बनाओ, कोई जरूरत नहीं। आप IEEE में जो जैसे सर ने बोला इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लिए, हाईलाइट्स का बड़ा ध्यान रखें। हाईलाइट कर लिया आपने, कोई क्वेश्चन पूछा गया लिख लो साइड में, और उसी में कोई चीज और एडिशन आपको करना है तो आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हो। हाँ यहाँ से असर्शन पूछा जा सकता है, यहाँ से रीजन पूछा जा सकता है, ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, ये एक अच्छा फैक्ट है, ये अच्छा फॉर्मूला है, आप उसको हाईलाइट कर लो। और उसका अपना एक, अगर उसके भी अलग नहीं समझ में आ रहा है तो स्टिकी नोट्स यूज करो हमेशा। स्टिकी नोट्स पे आप जैसे पूरा पेज का कोई चीज थी, आप उसको समराइज करने की कोशिश करो एक पेज पे। मैं जरूर करता था, स्टिकी नोट्स का बड़ा यूज किया है, तो स्टिकी नोट्स हेल्पफुल भी होते हैं। और स्टिकी नोट्स का क्या है कि आप पूरा पेज का रिवीजन कर लेते हो अच्छे से, और आपको मल्टीपल सोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। आप नोट्स मत बनाओ, ये गलती मत करो, क्योंकि अलग टाइम लग जाएगा। आप उसी में लिखते रहो और उसको लाल पीला हरा नीला सब कुछ कर दो। जैसे हमने ना जब हम नोट्स बनाते थे तो हर पेज में आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा कि आपको सारा कुछ। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ एक बार, शायद बच्चों को थोड़ा ढंग से दिखे। एनीथिंग फॉर द स्टूडेंट्स। हाँ कोई भी चीज थोड़ा रिफ्लेक्ट तो हो रही है, थोड़ा सा ऊपर अगर अपन आगे जाएंगे
अभी आपको दिख रहा होगा कि सारा कुछ अंधेरा रहता अच्छे से, हाँ ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी बुक की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है, इसको बाइंडिंग की जरूरत है। उसका रीजन यही है सर, कितना पढ़ा है इस किताब को। नहीं फिर भी ये हमारी गीता है तो इसको थोड़ा सा अपने को वापस सुधारना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स, बट ये गलती मत करना, नोट्स अलग से मत बनाओ, कोई बोलेगा आपको, बट इनफ है, IEEE में ही लिखो, जितना लिख सकते हो IEEE को ही भर दो, आपको अच्छा भी लगेगा, जैसे दिवाकर भाई ने बोला भी, कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट है कि सर इतनी सारी चीजें आपने बोल दिया नोट्स मत बनाओ, कि भाई अब याद कैसे करें, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे ऑर्डर्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, कैसे याद कैसे करें वो भी इफेक्टिव है में कि एग्जाम में याद आ जाए मुझे। सर मुझे लगता है कि याद करने के लिए एक नेमोनिक्स जिस वर्ड यूज करते हैं हम, नेमोनिक मतलब एक तरह की ऐसी ट्रिक जो अगर आप खुद बनाएं तो वो तो बेस्ट है, या आपके मेंटर से आप जुड़ते हैं, उन्होंने ऑलरेडी ट्रिक्स बना रखी हैं तो उन्हें सुने, आपको लगता है कि हाँ बढ़िया है मैं भी याद कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर नहीं, अगर आपका दिमाग खुद खुराफाती है, थोड़ा इधर उधर सोच पाता है, तो मैं तो कहता हूँ उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता सर। कुछ भी आप अपने आप सोचें, यहाँ से आपने जैसे यहाँ दिख रखा है वेदरिंग एंडाइसिस बता रखी है, वेदरिंग एंडाइसिस 13 है ना, तो एना जैसे कि ये एनाटेज है 13 नंबर पे आता है, तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ दिमाग में रख रखा होता है कि यार 13 सबसे ज्यादा वेदरिंग इंडेक्स इसका याद रखना है, इंडाइसिस याद रखनी है, सब जगह। मैंने तो इसकी आई थिंक कंप्लीट एक ट्रिक बनाई थी जो हर एक पॉइंट पे मुझे याद दिलाती है। तो ये ऐसे IEEE या सॉइल साइंस की पूरी जर्नी में आपको कई सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे जो सीधा पूछे जाते हैं। तो आप अगर सोचें कि मुझे कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती तो फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे आप, क्योंकि बनाने वाले भी ऐसे ही नहीं बैठे हैं और एग्जाम में तो स्पेशली उस प्रेशर में एग्जैक्टली वो धुरंधर हैं बनाने वाले, उनको पता है कि कैसे 6-7 हो जाता है, उनको पता है कि यहाँ पे क्वार्ट्स जो है वो 7 नंबर पे लिख रखा है, एक क्वार्ट्स का एक वैल्यू आगे आएगी जहाँ पे हम देखेंगे उसका आई थिंक हार्डनेस का जो इंडेक्स है वहाँ उसका क्वार्ट्स का नंबर 6 है, ऐसा आगे पीछे है। तो वो आपको अगर ट्रिक नहीं पता तो आप फंसेंगे, तो वहाँ ना फंसें, ट्रिक्स से याद रखें चीज़ों को। और ट्रिक्स जो है अगर खुद बना पाते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं बना पाते हैं तो मेंटर्स से पूछें कि यार ये टेबल सर अटक रही है, ये याद नहीं हो रही है, 4 लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, अगर वही आपकी बनाई हुई ट्रिक या कोई और की ट्रिक, तो उससे बेटर कुछ नहीं है, वो बेस्ट हो जाएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि एग्जाम आप अभी सोच रहे हो आपको याद है, आप एग्जाम तक बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, कुछ चीजें छूट जाएंगी, और एग्जाम का प्रेशर भी बहुत अलग चीज होती है, आप छोटी सी गलती करोगे चली जाएगी। हम ऐसे हमेशा ट्रिक्स बना के, मैं तो जैसे ये वाली, आप जो भी सोल्यूशन की स्टूडेंट है गोल्डेज सीरीज जरूर याद रखना पड़ेगा, हर बार क्वेश्चन आता है, तो मैंने आप हमेशा ना बहुत फॉर्मल ट्रिक मत बनाओ, एक मजाकिया एक डबल मीनिंग भी बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रहे एग्जाम में। जैसे मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बनाई थी जो मैं शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकता, वो सबके पास है, सबके दिमाग में है, वो हमारा यही हिंट है कि आप बनाएं, कोई गलत नहीं है उसके अंदर, आपका दिमाग उसको याद रख सके, उससे बड़ी बात बस वो जरूरी है। जैसे इधर बनाई थी कैब बुलाओ आप, कोई कपल की लड़ाई हो जाती है तो वो कैब बुलाओ आप, मायके जाना है, उसका पति बोलता है कि ओ माय गॉड कैब पे मायके, तो तुरंत याद हो गया ये। और वैसे ही इनकी हर एक की ट्रिक्स बनाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर चीज आप याद अभी रख भी लोगे तो आपकी गलत फहमी लास्ट तक कुछ ना कुछ मिक्स कर दोगे, until unless आपका IQ आइंस्टाइन या न्यूटन जैसा है। बिल्कुल अगर वैसा है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर वैसा नहीं है, आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हो हमारे जैसे, तब आपको जरूर जरूरत पड़ेगी उस चीज की। अब चलो याद भी आपने ट्रिक बता दी, ये भी कैसे पढ़ना है वो भी बता लिया। अब जैसे आपने बताया कि हाईलाइट करना है अपने पॉइंट्स को, जैसे DTPA लिंडसे नोवेल ने दिया था, ये न्यूट्रिएंट्स के लिए दिया जाता है, ये न्यूट्रिएंट्स के लिए दिया जाता है, और ये हर एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट लग रही है, मुझे लग रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है CaCl2 सॉल्यूशन, विलियम एंड स्टीनबर्ग ने दिया, इसका 0.15% इसकी कंसंट्रेशन है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी इस पेज में इंपॉर्टेंट लग रहा है, एक क्वेश्चन दिमाग में हो सकता है आपके आएगी कि हमें कैसे पता चलेगा, क्या वाइब आने लग जाती है कि इंपॉर्टेंट है। पहले तो सच ये है कि आती है, आपको सच में फील होने लगेगा कि यार ये कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। इन केस नहीं लगता है, आप कहते हैं हमें तो नहीं पता चलता भाई कैसे इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो आप, मैं तो कहूँगा जो क्लास आप लेके आते हैं, आप अपने कोई भी वीडियो देख रहे हैं, सर से बात कर रहे हैं, अगर क्लास ले रहे हैं तो आपको तो उल्टा ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। आपको क्लास में ऑलरेडी बताया जाता है कि इंपॉर्टेंट है भाई, तो अच्छे से उस बुक में जब आप पढ़ें, है ना, आपका ये स्टेप रहने चाहिए हमेशा। जब भी आप वीडियो कवर करें तो आपका नेक्स्ट स्टेप, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाएं अपने उस किताब में देखें आज जो पढ़ाया गया है वो यहाँ किस तरह से मेंशन है, सर ने किस तरह से रिप्रेजेंट किया और बुक किस तरह से कह रही है, तब आपको वहाँ खुद फील हो जाएगा कि हाँ सर ने बोला था इंपॉर्टेंट है तो मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है। और फर्स्ट इन केस जो मैं बता रहा हूँ, सच में आपको फील होने लगेगा कि कुछ जो लाइनें लिखी होती हैं आपको लगने लगता है कि आपको अंदाजा लगने लगता है, अगर PYQs आप एनालिसिस करके आए हैं तो आपको फील होने लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट लग रही चीज़, खुद अपने आप आपका हाथ चलने लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये कर लूँ, मैं याद कर लूँ, तो वो चीज़ें स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, याद रखें। एब्सोल्युटली ठीक है, हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और मेजर पॉइंट है कि छोड़ना क्या है। हाँ
एग्जाम में, और स्पेशली इतने बड़े एग्जाम में जब आपको इतनी सारी बुक्स बोल दी जाती है, तो क्या पढ़ना है उससे ज्यादा कभी कभी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या छोड़ना है। बिल्कुल।